हेलो फ्रेंड्स, आपको एक ग्लास दिखाई दे रहा है, ग्लास के अंदर पानी दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है एक सिक्का। ठीक है ना। भारत सरकार का ये सिक्का है और इस सिक्के को अगर इस पानी में डाल दिया जाए, ओके, इस सिक्के को अगर इस पानी में डाल दिया जाए और सिक्के को ऊपर से देखा जाए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो जितनी डेप्थ पे ये एक्चुअली है, ये उससे ज़्यादा नज़दीक हमको दिखाई देता है। ये हमें नज़दीक दिखाई देगा, पास में दिखाई देगा। और ये जो पास में दिखाई देना है, मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है वो x है, पर ये हमें x से थोड़ा कम दिखाई देता है। इसी को हम लोग अपरेंट डेप्थ कहते हैं। ये एक छद्म की स्थिति है, धोखे की स्थिति है, ये मोह है, ये माया है। ओके, और इस मोह माया के पीछे जो कारण है बच्चों, वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट द अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम इज लेस देन द रियल डेप्थ। मैं अरुण गौड़ आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपरेंट डेप्थ के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ठीक है ना। अपरेंट डेप्थ कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो अपरेंट डेप्थ का हम लोग कैसे कर पाएँ। ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों, और देखने के बाद में आप इस काबिल हो पाएंगे कि अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कर पाएंगे। बच्चों देखो, अपरेंट डेप्थ को समझाने के लिए मैं लिए चलता हूँ आपको किसी तालाब पर, है ना। किसी तालाब की तरफ जा रहे हैं, किसी पॉन्ड पे जा रहे हैं। ये देखो, मैंने ये एक तालाब बनाया, ये तालाब का बेस है और इसके ऊपर ये पानी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इस पॉन्ड की जो डेप्थ है वो d मान ली। ये जो d है ये क्या है बच्चों, रियल डेप्थ। ठीक है ना, ये रियल डेप्थ है। और यहाँ पर मैंने सिक्का रख दिया, ये भारत सरकार का वो सिक्का, इट इज़ अ कॉइन, और हम इस कॉइन को देखना चाहते हैं ऊपर से। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज हमारे तक पहुँच रही होती हैं। तो मैं इससे निकलने वाली दो रेज लेता हूँ। एक रे तो ले रहा हूँ वो जो बिल्कुल सीधी जा रही है, जैसे एक रे तो मैंने ऐसे ले ली, जो बिल्कुल यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल के अलोंग, तो इसमें बिल्कुल सीधी निकल जाएगी ये, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगी। हम यहाँ पर खड़े हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है और ये रेयर मीडियम है। ठीक है। रेडिएट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μr है, ये मैंने ले लिया, और ये डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μd और रेयर मीडियम का है μr। ओके, एक रे तो मैंने ये ले ली, और एक बिल्कुल इसके पास में दूसरी मेरे को रे लेनी है। तो क्योंकि डायग्राम में क्लियर दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा दूर की तरफ ले रहा हूँ। एक दूसरी रे जो है मैंने इस तरह से ले ली, ये ऐसे जा रही है। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। इस नॉर्मल से निकलने के बाद में इस रे को जाना तो ऐसे सीधा था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, मतलब यूँ चली जाएगी। ये दूसरी वाली रे यूँ चली जाएगी। इधर से जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको ऐसा फील होगा कि एक रे तो ये आ रही है और एक रे ये आ रही है। उसे ये फील नहीं होगा क्योंकि उस तक तो ये पहुंच ही नहीं रही है, ये तो पानी के अंदर है। ठीक है ना। पानी के बाहर तो रे ऐसे बदल गई, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि एक रे तो इधर से आ रही है और एक रे इधर से आ रही है। तो उसको जो फील होगा उसके लिए मैंने इस लाइन को पीछे की तरफ ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो उसको लगेगा कि जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब उसको इमेज यहाँ दिखाई देगी। एक्चुअली ये यहाँ पर इसको इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है ये एक्चुअली अपरेंट डेप्थ है, इसको फील होने वाली अपरेंट डेप्थ है। इसको मैंने DAP बोल दिया, ये है अपरेंट डेप्थ। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों? अच्छा, ये जो लाइट यहाँ पर आ रही थी, अब इनके नाम दे देता हूँ। मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B, इसको बोल दिया मैंने C, इसको बोल दिया मैंने D। ये जो लाइट इधर से आई है
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने आई बोल दिया, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है आर। ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कहाँ से मेज़र करते हैं बच्चों, नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मैंने नॉर्मल के साथ मेज़र किया है। अब देखो यहाँ पर ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, और एक ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अब मैं काम करता हूँ, इन ट्राइंगल्स को थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल्स को, एक तो इस वाले ट्राइंगल को, ये जो पूरा ट्राइंगल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये पिंक ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, इसका रोल आने वाला है। अभी क्या रोल आएगा देखो, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। और एक और दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ, ये वाला, इसके अंदर मैं स्टार से स्टार बना देता हूँ। डन। ये दोनों ट्राइंगल्स का रोल देखने वाले हैं। ये जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है, इसके जो पानी है इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा फील आए कि ये एक पॉन्ड है। आहा हा, देखो कितना नीला नीला पानी। ठीक है बच्चों, अब मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए और मैथमेटिक्स लगाने के लिए। अब मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना चाहता हूँ। मैं इस एक्चुअल डेप्थ, ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया इस पॉइंट पे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी। यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, देखो म्यू इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट होता है। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि म्यू इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट होता है। अगर कोई लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है बच्चों, म्यू डी है, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, साइन आई है, इज इक्वल्स टू, यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ इस मीडियम में, तो उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू आर है और एंगल आर है, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू डी म्यू आर इंटू साइन आर। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और काम किया कि ये जो म्यू डी अपॉन म्यू आर है, जो म्यू डी अपॉन म्यू आर आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैंने सिंपल म्यू से रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि व्हाट इज म्यू, इट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अगर मैं रेयर मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 मान लेता हूँ, तो इसके बजाय जो डेंसर मीडियम है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, ये है म्यू, जो है म्यू डी अपॉन म्यू आर, है ना। इस बात का ध्यान रखो। क्या एक बात बच्चों मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको मेरे पिछली वीडियोस में भी कई बार बताई है, कि जो हमारी पूरी ऑप्टिक्स होती है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, और वो अजम्पशन ये होता है कि व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत कम है, एंगल जब बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो हम साइन थीटा को थीटा लिख दिया करते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख दिया करते हैं, और कॉस थीटा को 1 लिख दिया करते हैं। ठीक है। अब साइन थीटा को भी थीटा लिखते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिखते हैं, तो उसका मतलब ज़रूरत पड़े तो मैं साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, और टेन थीटा को सिंपल थीटा भी लिख सकता हूँ, है ना। इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखना। लेकिन ऐसा कब होता है, केवल जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है तभी हम लोग ऐसा करते हैं, और मैं बार बार करने वाला हूँ, सब बार बार करने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो ऐसा मैंने क्यों बोला आपको, देखो ये मैंने ऐसे मान लिया इस पूरी मेरी थ्योरी में कि लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ वेरी स्मॉल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत कम है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ वेरी स्मॉल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू डी, ये जो साइन आई है इसको मैं टेन आई लिख सकता हूँ, और म्यू आर, ये जो साइन आर है
इसे मैं टेन आर लिख सकता हूँ। इसे मैंने टेन आई लिख दिया, इसे मैंने टेन आर लिख दिया। अब टेन आई और टेन आर की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं इस ट्राइंगल से निकालने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपको दिख रहा है कि ये आई है, अगर ये आई है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी तो आई होगा। ये जो आपको आई दिखाई दे रहा है तो ये भी आई होगा ऑल्टरनेट एंगल से। और अगर ये आर है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर होगा। ये तो हम लोग जानते हैं ना बेसिक, जैसे दो पैरेलल लाइन से कभी होती है फिजिक्स में या मैथ्स में कहीं पे भी, तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होता है, बराबर होते हैं। इसके अलावा ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग लगा रहे हैं। तो अब मैं टेन आई निकालना चाहता हूँ इस ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर टेन आई निकालूँ तो टेन आई इज टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है जो बी सी दी हुई है, और जो बेस है वो मेरे को ए बी दिया हुआ है। इसी तरह से इन ट्राइंगल डी बी सी, ये जो ट्राइंगल है इसमें अगर मैं टेन आर निकालता हूँ तो टेन आर इज टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो है इसका बी सी और जो बेस है वो है बी डी। ठीक है, अब मैं ये जो वैल्यूज़ हैं टेन आई की और टेन आर की इस मैथमेटिकल रिलेशन में रखने जा रहा हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है और मैं ये वैल्यूज़ इसमें पुट करने जा रहा हूँ। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ 10i and 10r in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 म्यू डी इंटू 10i था, 10i की जगह मैं बी सी अपॉन ए बी पुट कर रहा हूँ, और म्यू आर, ये जो 10r है, जो 10r आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ बी सी अपॉन बी टी। ठीक है, अब मैंने बी सी से बी सी को काट दिया। ये म्यू डी अपॉन म्यू आर हो गया, म्यू डी के नीचे म्यू आर को ले आया, और ये ए बी अपॉन बी टी। ठीक है बच्चों, ये जो डायग्राम हमने बनाया था, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इसमें जो ए बी है वो तो एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ, और जो बी डी है वो एपरेंट डेप्थ है। तो और जो म्यू डी अपॉन म्यू आर है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बी डी है, और ए बी को मैं लिखने जा रहा हूँ एक्चुअल डेप्थ और बी डी को लिखने जा रहा हूँ मैं एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये मेरे पास में एक्सप्रेशन आ गया फाइनली। तो अब मैं लिख सकता हूँ डी एपरेंट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्रेशन याद रखोगे। तो डी अपेरेंट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब ये फॉर्मूला निकल कर आया है सिंपल सा, लेकिन इसके ऊपर इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं बच्चों, और इतने अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको बस मज़ा आ जाएगा। आप बस वीडियो को देखते रहो और एंजॉय करते रहो जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है कि जैसे ये मैंने आपको समझाया कि भाई ये जो सिक्का है यहाँ पर था लेकिन ये सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जितना ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, उसे हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। कि ये जो भी ऑब्जेक्ट हमने रख रखा है ये कितना ऊपर की तरफ राइज हो गया, इसी डिस्टेंस को नॉर्मल शिफ्ट कहा जाता है। तो नॉर्मल शिफ्ट को मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूँ। नॉर्मल शिफ्ट is the height through which an object to be raised
an object to be raised in a denser medium is called normal shift। ठीक है ना, कितना ऊपर उठा हुआ दिखा दिया, इसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे। अभी नॉर्मल शिफ्ट निकालें कैसे, तो निकालना भी बहुत आसान है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल इतना सा काम करना है कि इसको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरह ले लेता हूँ। पहला पॉइंट नॉर्मल शिफ्ट निकालने का ही ले लेते हैं। नॉर्मल शिफ्ट को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे ये अपना वेसल था, ये एक्चुअल डेप्थ थी, ये सिक्का था, सिक्का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अपेरेंट डेप्थ था, ये नॉर्मल शिफ्ट था। तो डी अपेरेंट प्लस नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ है। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, एंड अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। तो y इज इक्वल्स टू डी को मैंने बाहर ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया, y इज इक्वल्स टू डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आया मेरे पास में डी अपॉन म्यू, जो ये बताता है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ना म्यू, ये जो म्यू है इट इज़ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो जितना ज़्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब ये वाला जो मीडियम है इस वाले मीडियम की बजाय जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ही डी अपेरेंट ज़्यादा होगा, उतना ही डी अपेरेंट कम होगा। जितना म्यू ज़्यादा होगा उतना ही डी अपेरेंट कम होगा। डी अपेरेंट कम होने का मतलब हुआ कि ये जो है ना, ये जो सिक्का है हमें और ज़्यादा नज़दीक दिखाई देगा। ठीक है ना, सरफेस के उतना ही ज़्यादा नज़दीक दिखाएगा, और जितना ज़्यादा नज़दीक दिखाई देगा इसका मतलब इसका जो नॉर्मल शिफ्ट है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, इसका नॉर्मल शिफ्ट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा म्यू उतना डी अपेरेंट कम, उतना ज़्यादा ये सरफेस के पास में आता जाएगा और उतना ही अपेरेंट हाइट बढ़ती जाएगी। ये नॉर्मल शिफ्ट बढ़ता जाएगा। कोई तकलीफ़ है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें और होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि अगर मैं किसी वेसल में, किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा लिक्विड ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिक्विड ले लिए और इनकी जो डेप्थ है वो है D1, D2, D3, इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है μ1, μ2, μ3, और आपने यहाँ पे कॉइन रख दिया। अभी कॉइन कहाँ पे दिखाई देगा आपको, अगर आपको निकालना है तो ये सब कुछ μ1, μ2, μ3, D1, D2, D3 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी कहीं पे भी दिख सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। तो ये मान लीजिए अपेरेंट डेप्थ है, तो अगर आपने एक से ज़्यादा लिक्विड्स ले लिए तो अपेरेंट डेप्थ क्या करो, सबका जोड़ते जाओ, सबका इंडिविजुअल इफेक्ट जोड़ते जाओ। D1 अपॉन μ1 प्लस D2 अपॉन μ2 प्लस D3 अपॉन μ3, और अगर इससे भी ज़्यादा मीडियम्स हैं तो उनको भी जोड़ते जाओ। इस तरह से नॉर्मल शिफ्ट निकालना हो तो नॉर्मल शिफ्ट भी क्या करो, सबका ऐड करते जाओ, जितने भी मीडियम हैं सबका जोड़ते जाओ। जैसे ये D1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 हो गया, दूसरे के लिए D2 1 माइनस 1 अपॉन μ2 हो गया, तीसरे के लिए D3 1 माइनस 1 अपॉन μ3 हो गया, है ना। ये तो 3 है, 4 हो तो और इस तरह से आप लगातार इन पे ऐड करते जाओ तो ये आपका काम होता जाएगा। अब देखो, ये 3 बातें तो मैंने आपको बताई, चौथी बात और सुन लीजिए आप कि मान लीजिए कि मैंने एक वाइट पेपर लिया है, ठीक है ना, और इस वाइट पेपर पे मैंने अलग अलग कलर से जो 7 कलर्स होते हैं लाइट के, उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। जैसे आपको पता है ना कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, कौन से, विबग्योर। जब एक वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म पे डालते हैं तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, जिसमें से V4 है वॉयलेट, I4 है इंडिगो, और B4 है ब्लू,
G4 है ग्रीन, Y4 है येलो, O4 है ऑरेंज, R4 है रेड। जब आप वॉयलेट से रेड कलर की तरफ जाते हो तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती है, वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। और मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही कि जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। तो जब लैम्डा बढ़ता है तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स घटता है ना। तो इधर से इधर जाने पे जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। बच्चों वेवलेंथ की जब बात करते हैं तो सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर का होता है जो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, और रेड कलर का होता है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सबसे कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रेड का होता है। लैम्डा जो है वो सबसे ज़्यादा रेड का होता है, सबसे कम वॉयलेट का होता है, लेकिन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम रेड का होगा और सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं इस वाइट पेपर पे, जो मैंने एक वाइट पेपर बनाया है, इस वाइट पेपर पर अलग अलग कलर्स लिखता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने वॉयलेट कलर को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने इंडिगो को लिखा, इसी तरह से मान लीजिए मैं अलग अलग कलर ले रहा हूँ। चलो इसको कलरफुल बनाते हैं हम। इसको मैंने ब्लू को इस कलर से लिखा, और मैंने जी ग्रीन कलर से लिखा, और येलो, ये मैंने देखो येलो को लिख दिया, और मैंने ऑरेंज को ऑरेंज कलर से लिख दिया, और मैंने रेड को रेड कलर से लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैंने ये बना दिया। और मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक ग्लास स्लेब रख देता हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक ग्लास स्लेब रख दी, कांच की स्लेब। अगर इसके ऊपर एक ग्लास स्लेब रख दूंगा ऐसे, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कलर मुझे आंखों के सबसे ज़्यादा नज़दीक दिखाई देगा और कौन सा कलर आंखों से सबसे ज़्यादा दूर दिखाई देगा। विच कलर is nearest and farthest to our eye। कौन सा सबसे नज़दीक है, कौन सा सबसे दूर है। तो अब बच्चों इस चीज़ का जो डिसीज़न है वो आप लोग कैसे करोगे, ये आप मुझे बताओ। ठीक है ना, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी से करेंगे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डी अपरेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डी अपॉन म्यू के। अगर मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कि कंटिन्यूसली इधर जाने से जो म्यू की वैल्यू हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो जिसके लिए म्यू सबसे कम होगा वो कौन है बच्चों, सबसे कम म्यू किसके लिए है, रेड के लिए। तो रेड कलर के लिए म्यू सबसे कम है, तो रेड कलर के लिए अपरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा होगी। अपरेंट रेड सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब रेड कलर नीचे नीचे होगा। और जिस कलर के लिए म्यू सबसे ज़्यादा है, जिस कलर का म्यू सबसे ज़्यादा है, जिसका म्यू ज़्यादा उसका अपरेंट डेप्थ कम, इसका मतलब वो कलर हमारी आंखों के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो हमारे सबसे जो नज़दीक होगा वो कौन सा कलर होगा, वॉयलेट। इंडिगो फिर उससे थोड़ा नीचे, ब्लू फिर थोड़ा उससे नीचे, ग्रीन उससे थोड़ा नीचे, येलो उससे नीचे, ऑरेंज उससे नीचे, और रेड उससे नीचे। समझ रहे हो बात को। तो हमें जो आंखों के जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट दिखाई देगा वो कौन सा कलर दिखाई देगा, वॉयलेट। और जो सबसे दूर कलर दिखाई देगा वो कौन सा कलर दिखाई देगा बच्चों, रेड। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके फिर से देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है। हाँ जी, अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करने वाला हूँ बच्चों। ये जो मैंने आपको अपरेंट डेप्थ वाला जो सारा कंसेप्ट बताया ना, इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एक सवाल आप लोगों के लिए आने वाला है। और वो सवाल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक समुद्र है, एक तालाब मान लीजिए, ठीक है ना। और इस तालाब को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, इसमें तालाब वाली फीलिंग लाने के लिए, ये लो मैंने इसको नीला कर दिया।
ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ा सा ज़िंदगी रंगीन हो जाती है। ओके, और ज़िंदगी तो रंगीन ही होनी चाहिए। और इसमें एक फ़िश है, आप जलपरी मान सकते हैं। ये फ़िश जो है ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नीचे तैर रही है और बड़ा अच्छा एंजॉय कर रही है। और आप इसको ऊपर से देख रहे हो, यहाँ से। ये बर्ड है, मान लीजिए कोई बर्ड है जो ऊपर उड़ रही है और ये बर्ड इसको देख रही है। बर्ड यहाँ से 50 सेंटीमीटर की हाइट पर है और वाटर का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो आपको 4/3 दे रखा है। और आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, कि बर्ड को कितनी डिस्टेंस दिखाई दे रही है। ऑप्शंस हैं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो ये हमारा बहुत वो स्टैंडर्ड केस है। ये हमारा जो फिश है, फिश अंदर है, बर्ड बाहर है। तो जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा नज़दीक दिखाई देता है। तो फिश हमको यहाँ नहीं दिखाई देगी, बल्कि फ़िश थोड़ी नज़दीक दिखाई देगी। ये जो नज़दीक दिखाई देगी उसी डिस्टेंस को हम लोग डी अपरेंट कहेंगे। तो ये जो डी अपरेंट है, सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ। डी अपरेंट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। डी की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर और म्यू जो होता है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो ये 4/3 कर दिया, ये आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो क्या आंसर 30 सेंटीमीटर है बच्चों? फर्स्ट पे टिक लगा दूँ? अगर मैंने फर्स्ट पे लगा दिया और एग्ज़ाम के अंदर मैं बबल के अंदर 1 भरी आया तो भाई मैं एक बहुत बड़ी भारी मिस्टेक कर चुका हूँ। क्योंकि मैंने, आप क्या होता है, हम लोग तुरंत फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप देखिए कि पूछा क्या है। पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, बर्ड को कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देंगे। सरफेस से नहीं पूछा गया कि सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर है, बर्ड को कितना दिखाई देगा। तो जो मेरा आंसर आएगा इसमें वो आएगा कि बर्ड के लिए तो 50, तो ये तो बर्ड को तो रियल में दिख ही रहा है ना, प्लस उसको फिश की डिस्टेंस, ये डी अपरेंट इसमें मैं जोड़ दूंगा। तो जब मैं 50 में 30 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 80 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ माय आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4th जाएगा। आई थिंक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है बच्चों यहाँ तक आपको। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल और लेते हैं बच्चों इस अपरेंट डेप्थ को समझने के लिए। ये देखो आपको एक क्यूब दिया गया है ना, ग्लास का क्यूब है, ट्रांसपेरेंट क्यूब है और उस क्यूब की जो लेंथ है वो 210 मिलीमीटर दे रखी है, 210 मिलीमीटर। इसके अंदर एक बबल है और इस बबल को 2 ऑब्जर्वर्स देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर O1 और एक ऑब्जर्वर O2। ठीक है। और आपको गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ बबल व्हेन व्यूड फ्रॉम O1, जब O1 से देखा जाता है तो इस बबल की जो डिस्टेंस है वो 100 मिलीमीटर दिखाई देती है। मतलब एक तरह से अपरेंट डिस्टेंस हो गई। जैसे ये ऑब्जर्वर O1 है, ये रेयर मीडियम में। जब हम रेयर मीडियम में होते हैं और डेंसर मीडियम में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा नज़दीक दिखाई देता है, मतलब हमें लगभग यहाँ पर कहीं पे दिखाई देगा। और ये एक तरह से इसकी इमेज है और ये 100 मिलीमीटर पे दी हुई है हमें। और जब ऑब्जर्वर O2 इसको देखता है तो उसको 40 मिलीमीटर पे दिखाई देता है। तो जब ये देखेगा तो ये बबल इसको अपने नज़दीक दिखाई देगा। तो ये इसको मैंने I2 बोल दिया और ये जो डिस्टेंस है ये 40 मिलीमीटर है। अब आपको 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहले तो पूछा गया एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फेस, मतलब ये जो फर्स्ट फेस है ना, यहाँ से बबल की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है। मतलब आपसे पूछा गया है ये वाली डिस्टेंस, मान लीजिए मैं इस डिस्टेंस को x1 बोल देता हूँ, ठीक है ना। और दूसरा पूछा गया है कि सेकंड फेस से भी कितनी होगी, तो सेकंड फेस से जो डिस्टेंस है इसको मैं x2 बोल देता हूँ। मेरे को x1 और x2 दोनों चाहिए और एक मेरे को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो मैंने ऐसे मान लिया कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। तो बच्चों अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ। मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है डी अपरेंट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। अगर इसी फॉर्मूले को मैं इन दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए लगा रहा हूँ, ऑब्जर्वर O1 के लिए और ऑब्जर्वर O2 के लिए, तो देखो ऑब्जर्वर O1 के लिए अपरेंट डेप्थ कितनी है बच्चों, 100 मिलीमीटर। जो एक्चुअल डेप्थ है इसकी वो कितनी है, x1, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। सेम फॉर्मूला मैं ऑब्जर्वर O2 के लिए लगा रहा हूँ। O2 के लिए जो अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ वो 40 मिलीमीटर है और एक्चुअल डेप्थ इसके लिए x2 हो गई और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x1 की जो वैल्यू है मेरे पास में 100 म्यू आ गई और यहाँ से x2 की वैल्यू 40 म्यू आ गई। अगर मैं x1 और x2 दोनों को जोड़ देता हूँ, x1 और x2 दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये मेरे को कितना दिया हुआ है बच्चों, 210 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इसको मैंने 210 के बराबर लिख दिया, 210 मिलीमीटर। x1 की वैल्यू मैंने 100 म्यू पुट कर दी, x2 की वैल्यू मैंने 40 म्यू पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 210 मिलीमीटर। ये हो गया बच्चों 140 म्यू इज इक्वल्स टू 210 मिलीमीटर। 0 से 0 कट गया और जो म्यू है इसकी वैल्यू आ गई 21/14। बच्चों 21/14 करोगे तो इसे कट जाएगा आराम से, 7 की टेबल में ये 3 और ये 2 मतलब 1.5। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूब जो है ना, इसका आंसर तो मेरे पास में आ गया 1.5। कोई दिक्कत है? अब बात बची एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो, इसकी तो एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जर्वर 1 के लिए है x1। x1 की वैल्यू है 100 म्यू, 100 म्यू की वैल्यू है 1.5 तो हो गया 150 मिलीमीटर। और x2 की जो वैल्यू है वो है 40 म्यू, 40 इंटू 1.5 कर दिया, ठीक है ना। 40 इंटू 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिलीमीटर। ये मेरे आंसर्स हो गए। सिंपल है कि नहीं? ओके, अच्छे से अब क्या करो, दोबारा से मैं जब भी कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, करवा रहा हूँ ना आपको, आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में मेरा सॉल्यूशन देखने के पहले पोज करके एक बार खुद करा करो बच्चों, है ना। और अगर उस समय नहीं हो पाए तो उसके बाद में किया करो। और जब भी वीडियोस देखो ना, तो हालांकि मेरे वीडियोस के साथ में मैं आपको PDF वगैरह भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर मैंने मेरे इसके PDF का लिंक दे रखा है, तो आपको नोट्स सारे उसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखो, पॉज करो, कॉपी पेन साथ में रखो और बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ना आप इसके नोट्स बनाओ। मैं बता रहा हूँ आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा दी इतने डिटेल में, इतने अच्छे से, कि मतलब मज़ा आ जाएगा अगर आप इसको सिस्टमेटिकली पढ़ोगे ना। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों अपन लोग, है ना। क्वेश्चन को देखो, पढ़ता हूँ। अप टू व्हाट हाइट वाटर शुड बी फिल्ड इन अ ग्लास सो दैट ग्लास अपीयर्स हाफ फिल्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप। हाइट ऑफ ग्लास इज 21 सेंटीमीटर। ये आपको ग्लास दिया हुआ है बच्चों, ग्लास के अंदर पानी भर दिया और इस हाइट तक पानी, आप उनको बताना है कि इस ग्लास की जो हाइट है, टोटल हाइट, वो 21 सेंटीमीटर है। तो उसमें कितनी हाइट तक मैं पानी भरूँ कि जब मैं इसको ऊपर से देखूँ तो ये मेरे को आधा भरा हुआ दिखाई दे। तो देखो बच्चों, जब आप इस ग्लास को देख रहे होंगे ऐसे, तो ये जैसे मैंने ये ग्लास बनाया, ठीक है। इस ग्लास की जो हाइट है ये 21 सेंटीमीटर बनाई, ये 21 सेंटीमीटर हाइट का मैंने ग्लास बनाया और मुझे बताना है कि इसमें कितनी हाइट तक पानी भरूं कि मेरे को ये आधा भरा हुआ दिखाई दे। तो जब मैं ऊपर से देख रहा हूँगा, टॉप से, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं अभी टॉप से, तो आपको ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा, नीचे वाला, ठीक है ना। आपको तो केवल जो रियल जो चीज़ दिखाई देगी वो चीज़ जहाँ तक एयर भरी हुई है, पानी के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे एयर है, ये तो आपको रियल दिखाई देगा। और इसके नीचे की जो चीज़ दिखाई देगी, पानी के अंदर की जो चीज़ है ना, वो सारी भ्रम की स्थिति होती है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। वो आपको एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है। आपको जो उसका पेंदा है ना, जो उसका बेस है, अगर मैंने इसके अंदर सिक्का डाल लूँ तो सिक्का मेरे को उसकी एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिखाई देगा, मेरे को सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, मोह माया की स्थिति पैदा होती है, सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो मेरे को जो रियली जो चीज़ दिख रहा है ना, वास्तव में वो तो एयर, जो उसके अंदर एयर भरी हुई है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे इसके एयर के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो ये चीज़ तो मेरे को रियल दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो इसका हिस्सा है ना, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये वाला जो यहाँ वाला जो पार्ट है, ये मेरे को थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे ये भ्रम की स्थिति दिखाई देती है, ठीक है। तो अब मेरे को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है? सबसे पहले तो आओ मैं इस पानी को थोड़ा सा रंगीन बनाता हूँ। ओके, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरे को पानी इस इलाके में दिखाई देगा ऐसा, मेरे लिए ऊपर से देखने पे ग्लास ही, जबकि पानी यहाँ तक भरा हुआ है पर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे को ये बताना है कि मैं कितनी हाइट तक इसके अंदर पानी भरूँ। तो मैंने ऐसे मान लिया कि मैंने इसमें h हाइट तक पानी भरा, जिससे कि ये मेरे को आधा भरा हुआ दिखाई दे।
तो अगर मैंने एच हाइट तक पानी भरा है तो मेरे को जो पानी की जो डेप्थ है, ये जो वाटर का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, इसकी जो डेप्थ है ये कितनी दिखाई देगी बच्चों? एच अपॉन म्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि अपेरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? डी अपॉन म्यू होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को ग्लास आधा भरा हुआ दिखाई दे तो उसका मतलब आधा खाली भी होना चाहिए। तो जितना खाली हिस्सा है उतना ही मेरे को भरा हुआ हिस्सा, जब जितना खाली पार्ट है उतना ही मेरे को भरा हुआ पार्ट दिखाई देगा, तभी तो मैं बोलूँगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है। ठीक है ना। तो जो इसका एम्प्टी पार्ट है, जब वो वाटर फिल्ड पार्ट के बराबर होगा, तब जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरे को ग्लास अपीयर्स हाफ फिल्ड, तब मेरे को आधा भरा हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर ये पूरा 21 है, उसमें से अगर ये H है तो ये 21 माइनस एच हुआ कि नहीं हुआ? तो जितना खाली स्थान है, जितने के अंदर एयर दिखाई दे रही है, उतने में ही मेरे को पानी दिखाई दे, तो उसका मतलब 21 माइनस एच की जो वैल्यू है वो एच अपॉन म्यू के बराबर होनी चाहिए। 21 माइनस एच इज इक्वल्स टू एच अपॉन म्यू होना चाहिए। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 21 इज इक्वल्स टू एच प्लस एच अपॉन म्यू। एच प्लस एच अपॉन म्यू, म्यू इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको मैंने 4/3 लिख दिया। इसको मैं ऊपर ले गया तो 3h अपॉन 4 हो गया। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 4। एलसीएम अगर मैं 4 लूँगा तो ये 4h प्लस 3h हो गया। तो 4h प्लस 3h कितना हो गया बच्चों? 7h हो गया। 7h अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 21 हो गया। ये इससे कट गया 3 बार, तो h की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब पानी मेरे को 12 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। मतलब 12 सेंटीमीटर हाइट तक जब मैं भरूँगा, 21 सेंटीमीटर के ग्लास में 12 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भरेंगे तो वो हमें आधा भरा हुआ दिखाई देगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। नहीं हुआ है तो एक बार बिल्कुल थोड़ा सा सोचना, मतलब ठीक है, ये सोचने वाली बात है बच्चों। अगर आपको सोचोगे ना तो ये बढ़िया से आ जाएगा। फिर वीडियो को बार बार देखो तो क्लियर होएगा, ज़रूर क्लियर होगा। ये एक स्पेशल नोट करवाता हूँ बच्चों, जो बहुत खास नोट है, कि जिस तरह से मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे रखा हुआ है तो वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और डी अपेरेंट इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ अपॉन म्यू होता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से किसी सरफेस के नॉर्मल रखा हो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस है और उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हो, और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लीजिए L हो, है ना, इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो L है, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर इसका म्यू है और बाहर एयर है और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसकी जो इमेज बनेगी उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ की 1 अपॉन म्यू टाइम्स होगी। ठीक है, इसको देखो हम सॉल्व भी करते हैं कि कैसे। तो मैंने मान लिया कि सरफेस से y डिस्टेंस पर ये रोड का ये वाला पार्ट रखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट y प्लस एल पर हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इसके इस हिस्से को देखूं, सेकंड वाले पार्ट को, तो ये हिस्सा मेरे को थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और अगर 1 वाला हिस्सा देखो दूंगा वो भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की इमेजेस की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, उनको घटा दूंगा तो मेरे को इमेज की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऐसा करने जा रहा हूँ कि द इमेज ऑफ लोअर एंड, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, द इमेज ऑफ lower end of object is viewed by observer। जैसे ऑब्जर्वर इधर बाहर की तरफ खड़ा है और वो ठीक सरफेस से देख रहा है इस डिस्टेंस को, तो मैं उसकी जो अपेरेंट डिस्टेंस है सेकंड वाले पार्ट की, लोअर वाले पार्ट की, उसको लिख सकता हूँ उसकी एक्चुअल डिस्टेंस। फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन म्यू। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो है y प्लस एल अपॉन म्यू। ठीक है ना, इतने डिस्टेंस पर लिखा गया। और जो दूसरा वाला हिस्सा है, द इमेज ऑफ अपर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्यूड बाय ऑब्जर्वर। इस ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो कहाँ पर दिखाई देगा, तो मैं डी अपेरेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट करता हूँ, डी अपॉन म्यू फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसकी जो डी है वो y है, y अपॉन म्यू हो गया। ठीक है, अब ये इमेज का डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट का ये सेकंड वाले का डिस्टेंस, ये फर्स्ट वाले की इमेज का डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ इमेज अगर मेरे को बतानी हो
तो वो हो जाएगी डी अपेरेंट 2 माइनस डी अपेरेंट 1। ठीक है, जैसे इस 2 की इमेज मान लीजिए यहाँ पर बन गई, 1 की इमेज यहाँ पर बन गई, तो ये लेंथ अगर मेरे को चाहिए तो मैं इस पूरी, ये डी ए पी 2 है और ये डी ए पी 1 है, इसमें से इसको घटा दूंगा तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी। तो डी ए पी 2 इज़ वाई प्लस एल अपॉन म्यू, जो मैंने यहाँ निकाला है, माइनस वाई अपॉन म्यू। म्यू को मैंने एलसीएम ले लिया, वाई प्लस एल माइनस वाई, ये कट गया, एल अपॉन म्यू आ गया। ठीक है, तो आपको कभी भी दे दिया जाए कि भाई हम लोगों ने एक वेसल ले लिया है और ऐसा कोई वेसल है, इसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है और उसमें हम लोगों ने एक रोड रख दी है। ठीक है ना, और इस रोड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी? तो लेंथ ऑफ इमेज होगी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर एंड 4/3, तो ये 8, ये 3/4, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का जो आपको इसकी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की दिखाई देगी।